Hello friends, I am Dr. Ashish Kumar Misra, Assistant Professor, Department of Economics, Marwadi College, Bhagalpur. Today we will discuss about indifference curve analysis and consumer equilibrium under the theory of consumer behavior. This lecture is useful for undergraduate students, postgraduate students and NET aspirants. We will discuss in both language, हिंदी and English. दोस्तों हम दोनों भाषा में इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंटेंट के साथ। इन द कंटेंट we have mentioned indifference curve and introduction, meaning indifference curve schedule, indifference curve and indifference map and assumptions, marginal rate of substitution, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है ये समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या क्या विशेषताएं हैं इसको समझेंगे, बजट लाइन, प्राइस लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कुछ इसके अपवाद जो एक्सेप्शंस में आएंगे। दोस्तों हम लोग बात किए थे इसके पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा। देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट, वन इज अल्फ्रेड मार्शल एंड अनदर वन इज J.R. Hicks and R.G.D. Allen. According to Alfred Marshall, utility can be measured in terms of quantity, but J.R. Hicks and R.G.D. Allen ये दोनों क्या कहते हैं कि यूटिलिटी को हम संख्या में माप नहीं सकते, इसको हम केवल ये बता सकते हैं कि अगर दो वस्तुएं हैं तो किससे अधिक हमको उपयोगिता मिलता है और किससे कम। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। R.G.D. एलन और J.R. हिक्स दोनों ने मिलकर के 1934 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये बताया कि जो विभिन्न वस्तुएं उपभोक्ता क्रय करता है वो कुछ इस प्रकार करता है कि उसका क्रम निर्धारित किया जा सकता है कि किस वस्तु से उपयोगिता हमको अधिक मिला है, न कि हम इसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। जबकि मार्शल ने कहा था क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, जो कि वास्तविक दुनिया में संभव नहीं हो पाता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। इंडिफरेंस कर्व मीनिंग, एन इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that gives the consumer equal satisfaction and utility. Each point on an indifference curve indicate that a consumer is indifferent between two and all points give him the same utility. इसको हम साधारण भाषा में कहे तो यह दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है, जिससे ऐसे कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है जिससे हमको समान संतुष्टि मिलता है। ये कुछ डिफिनेशन है जो बाकी के अर्थशास्त्रियों ने दिया है, यानी दो वस्तुओं के ऐसे संयोग या युग्म को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो, उसे हम समसंतुष्टि वक्र या अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र या फिर इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ये तटस्थता वक्र के भी नाम से जाना जाता है, अनधिमान वक्र के नाम से भी जाना जाता है, समसंतुष्टि वक्र भी के भी नाम से जाना जाता है और इंडिफरेंस कर्व के भी नाम से जाना जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ये कॉम्बिनेशन से समान संतुष्टि प्राप्त करता है। एक इंडिफरेंस शेड्यूल दिया हुआ है, इंडिफरेंस शेड्यूल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है। एन इंडिफरेंस शेड्यूल may be defined as a schedule of various bundles of goods that give equal level of satisfaction। ये कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा है कि जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एप्पल का और ऑरेंज का, तो यदि कोई व्यक्ति एक कॉम्बिनेशन का चुनाव करता है तो उसको जितनी उपयोगिता मिलेगी एक एप्पल और 10 ऑरेंज को उपभोग करने के बाद वही संतुष्टि मिलेगी बी कॉम्बिनेशन से, जिसमें वह 2 एप्पल और 7 ऑरेंज का कंजम्पशन करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी, यानी एक को बढ़ा रहा है मात्रा तो दूसरे को घटा दे रहा है, और हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सभी में इक्वल है, चाहे ए कॉम्बिनेशन ले, चाहे बी कॉम्बिनेशन ले, चाहे सी कॉम्बिनेशन ले। तो इस तरह की से
जो कॉम्बिनेशन का ये अलग अलग शेड्यूल है उसको एक साथ रिप्रेजेंट करने के बाद ये इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल कहा जाता है। अब इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा, इसी जो हमने पहले शेड्यूल देखा 1 + 10, 2 + 7, 3 + 5, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन देखा उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ऑरेंज आपको वाई एक्सिस पे और एप्पल जो है एक्स एक्सिस पे। तो यानी यदि पहले कॉम्बिनेशन की बात करें 10 ऑरेंज + 1 एप्पल, तो हमारा उपभोक्ता का जो संतुष्टि का स्तर ए बिंदु पर है वही संतुष्टि का स्तर बी बिंदु पर है, जहाँ की वह 2 एप्पल और 7 ऑरेंज को परचेज करता है। इसी तरीके से एप्पल की कंजम्पशन और बढ़ाने पर उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वह अगेन सेम है सी पॉइंट पे, फिर ऐसे ही डी पॉइंट से। अब इन सभी पॉइंट को मिला देने के बाद जो हमारा कर्व आ रहा है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप हमको क्या बताता है कि एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व को हम एक साथ रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमको इंडिफरेंस मैप बता देता है, जिसमें कि IC1, IC2 और IC3 दिया हुआ है। पहला जो IC1 है वो कम संतुष्टि स्तर को बता रहा है, दूसरा उससे अधिक, तीसरा उससे अधिक। लेकिन किसी एक इंडिफरेंस कर्व पर सभी पॉइंट पे, चाहे वहाँ ए पे रहे, चाहे बी पे रहे, चाहे सी पे रहे, कहीं भी रहेगा, उसको सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। एजम्पशंस टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये जो थ्योरी है ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो ये मान्यताएं क्या क्या हैं समझ लेते हैं। पहला है रेशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता जो है क्या है वो विवेकशील है, कि उसको बाजार का ज्ञान है, उसको कीमतों का ज्ञान है, वह एक जो बाजार में व्यवहार करता है वह समझबूझ करके व्यवहार करता है और उचित विवेक के साथ खरीदारी करता है। एक एजम्पशन ये है। उपयोगिता का क्रमवाचक मापन संभव है। क्रमवाचन का मापक संभव कैसे है बताया कि जैसे हमने बताया कि एप्पल है और ऑरेंज है या और किसी चीज़ से है बनाना है, तो वह बता सकता है कि किससे हमको उपयोगिता अधिक मिला है, यानी कि बस केवल यह बता सकता है, ये नहीं बताएगा कि इससे उपयोगिता क्वांटिटी में हमको कितना मिला है। इसका अर्थ ये हुआ। और हमारा एजम्पशन क्या है, चुनाव में सकारात्मकता, ट्रांजिटिविटी इन चॉइस। इसका क्या अर्थ हुआ कि यदि कोई भी उपभोक्ता, इफ अ कंज्यूमर प्रीफर्स A to B and B to C, then he must prefer A to C। ये तो जाहिर सी बात है कि A B से अच्छा है और B C से अच्छा है, तो A C से भी अच्छा होगा। ये बात इसमें लागू होता है इस थ्योरी में। चुनाव में स्थिरता, कंसिस्टेंसी इन चॉइस कैसे होगा कि A to B अगर प्रीफर कर लिया एक समय टाइम पीरियड पे, तो दूसरे टाइम पीरियड पे भी वो A to B ही प्रीफर करेगा, ना कि B को A के ऊपर अधिक अच्छा मानेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए उसको जो भी उसका व्यवहार है उसमें कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी एक इसमें मान्यता है। अब ये क्या होता है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, ये नया शब्द है, इसमें प्रयोग किया गया है। आप आइए समझते हैं इसको। घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर का क्या अर्थ है, y के लिए x की प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y, से आशय है कि y की उस मात्रा से है जिसे छोड़ने के लिए उपभोक्ता तैयार है, जिससे कि वह x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त कर सके एवं संतुष्टि के उसी स्तर पर बना रहे, उसी अनधिमान वक्र पर रहे। तो यहाँ पर देखें एक अनधिमान वक्र है जो A से लेकर के ऐसे गया हुआ है। तो उपभोक्ता क्या करता है कि x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, देखिए इस पॉइंट से इतना x की एक इकाई मान लीजिए अधिक खरीदता था। पहले ये
इस जगह पे था ए पर, अब ये 1 इकाई अधिक खरीदता है। तो इसको अधिक प्राप्त करने के लिए ये जो डेल्टा वाई, यानी कि इधर पहले ए पॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर उपभोक्ता है, तो फिर क्या हो रहा है कि ए से अगर बी की तरफ गया तो क्या हुआ, एक्स की 1 इकाई बढ़ी लेकिन वाई की एक इतना इकाई घट गई और ये माइनस में हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स हमारा बढ़ा, यानी कि द चेंज इन डी वाई ड्यू टू चेंज इन डी एक्स। तो इसका जो रेशियो है दैट इज नोन एज अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। तो इसको कैसे हम दिखा सकते हैं, एम आर एस ऑफ एक्स वाई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वाई बटा के डेल्टा एक्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एम आर एस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसको पढ़ेंगे चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। तो एक्स पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है कि इसमें वृद्धि हुई है, इसके कंजम्पशन में वृद्धि हुई है, एक्स की कंजम्पशन में वृद्धि हुई है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन वाई के कंजम्पशन में कमी हुई है जो कि माइनस आपको डेल्टा वाई दिखाया गया है। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, द रेट एट विच एन इंडिविजुअल मस्ट गिव अप गुड्स वाई इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। एक एक्स की अतिरिक्त इकाई लेने के लिए जितना उसको वाई को छोड़ना पड़ता है, ये जो रेट है इसी को हम एम आर एस के रूप में जानते हैं। इसमें जो है ग्राफ के द्वारा और अच्छे से समझाया गया है कि एम आर एस जो है कि मान लीजिए उपभोक्ता y के स्थान पर x की प्रतिस्थापित करता है x को, और इस क्रिया में x की वृद्धि के कारण उसकी उपयोगिता में जो वृद्धि होगी वो होगा डेल्टा x, यानी जितना यहाँ बढ़ा है, देख लीजिए ये जितना यहाँ बढ़ा है डेल्टा x ये वृद्धि हुई, मल्टीप्लाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसको इतना से इतना बढ़ने के पश्चात जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसको हो गया डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो ऐसे ही अगर जितना इधर कमी हुई यानी कि माइनस डेल्टा वाई, वाई के कंजम्पशन में कमी करने से माइनस डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसको संतुष्टि के उसी स्तर पे बना है, यानी आईसी कर्व जो है वही होना चाहिए और उसी स्तर पे बने रहने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्या क्या कि माइनस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये कैसे आया कि हम जब इसको बराबर करेंगे, या इसको हम फिर से देख लेते हैं कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये हो गया। अब हम इसको क्या कर दें, एक एक साइड ले लेते हैं, डेल्टा एक्स को अलग साइड और डेल्टा वाई को एक साथ ले लेते हैं, और जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स है और मार्जिनल यूटिलिटी वाई उसको एक साथ ले लेंगे। तो हमारा जो संबंध स्थापित होगा ये इस तरीके का होगा, जहां हम नीचे लिखे हुए हैं कि माइनस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, इसको ही बोलते हैं। तो दोनों के बीच ये बराबर होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या क्या है देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व हैज़ अ निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप क्यों होगा, क्योंकि जब एक में वृद्धि होती है एक्स की तो एक में कमी होती है, तो ये हमारा माइनस से रिप्रेजेंट होगा डेल्टा वाई, इसलिए ये निगेटिव में आपको दिखेगा, स्लोप गिरता हुआ आपको है।
प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में दूसरा क्या है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन कब होता है कि जो ओरिजिन है और ये इस टाइप का कर्व हो तभी वो कन्वेक्स माना जाता है। अगर कर्व हमारा हो गया ऐसे तो ये इसको बोलते हैं कनकेव, पहले वाले को उन्नतोदर और दूसरे वालों को अवनतोदर। तो हमारे जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में यूज आएगा वो पहला वाला आएगा आईसी वाला, यानी कि उन्नतोदर जो होगा उससे हमको मान्यता भी है और उसका हमको प्रयोग करके इसको समझना है। अगला है कि दो जो इंडिफरेंस कर्व होंगे वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट पे काट दिया है। तो ऐसा होने पर हमारा जो एनालिसिस होगा वो मिसलीडिंग होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा कि जो इंडिफरेंस कर्व एक होता है उसके सभी बिंदुओं पर संतुष्टि का जो स्तर होगा वो एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर यदि दो इंडिफरेंस कर्व है तो दो इंडिफरेंस कर्व पर संतुष्टि का अलग अलग लेवल हो सकता है, और अलग अलग लेवल यदि है, मान लीजिए बी पर अलग है और सी पर अलग है, तो यहाँ जाकर के दोनों का लेवल एक हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमको देखना है कि इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को काटे नहीं, वो मिसलीडिंग हो जाता है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंटेशन इन हायर सेटिस्फैक्शन, दिस इज बिकॉज द कॉम्बिनेशन लाइंग इन हायर इंडिफरेंस कर्व कंटेन्स मोर ऑफ either one or both goods and more goods are preferred to less of them। क्या बता रहा है कि जो ये एक के ऊपर जो दूसरा इंडिफरेंस कर्व है या उसके ऊपर जो तीसरा है या चौथा है, यह अधिक वस्तुओं को खरीद सकने के लिए दिखाया गया है, और इसलिए IC1 से अधिक संतुष्टि कौन IC2 व्यक्त करेगा, उससे अधिक IC3 और ये IC4। इस टाइप से संतुष्टि का स्तर अलग अलग दिखाते हैं, और जो दाहिने साइड में इंडिफरेंस कर्व अधिक आपको दिखेगा वो पिछले के तुलना में अधिक उपयोगिता या संतुष्टि का स्तर व्यक्त करता है। ये सेम है, अभी देखा इंटरसेक्ट नहीं करना है। हाँ, प्राइस लाइन, प्राइस लाइन क्या होता है? बजट लाइन जो होगा इसको समझने के लिए, चूँकि इंडिफरेंस कर्व में हमको प्राइस लाइन का भी प्रयोग है, तो प्राइस लाइन जो है कॉम्बिनेशन दिखाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन दिखाता है? दिस लाइन शोज दैट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, यानी कि गुड 1 और गुड 2 का खरीदने के लिए, दोनों को खरीदने के लिए यह एक्सपेंडिचर का कॉम्बिनेशन दिखाता है। इसको हम अगर उदाहरण से समझे तो मान लीजिए दो गुड्स है, एक है X एक है Y, और Y की 100 इकाइयाँ यहाँ दी हुई हैं, और Y की जो कीमत है वो 1 रुपया प्रति इकाई है। X की जो कीमत है वह मान लीजिए 4 रुपया प्रति इकाई है, इधर 25 इकाई दिया हुआ है। तो यदि 100 रुपया कंज्यूमर के पास है तो यदि केवल Y खरीदेगा तो उसको 100 इकाई मिलेगा 100 रुपये में प्रति 1 रुपये के हिसाब से, और यदि X खरीदेगा तो 25 गुणे 4 यानी 100 रुपया तब भी खर्चा हो जाएगा, और X की हमको 25 इकाई प्राप्त होगा। तो उसका जो कुल खर्च है, चाहे वो X पे खर्च कर दे पूरा, तो उसका अधिकतम कंजम्पशन इस पॉइंट तक होगा, और वहाँ से अधिकतम जो X को परचेज कर सकता है उसको मिला दीजिए। ये आपका हो गया प्राइस लाइन या बजट लाइन। अब यहाँ पर यदि वो चाहे कि Y की हम कुछ मात्रा कम खरीदें, मान लीजिए 100 की जगह 80 ही खरीद लेते हैं, 80 खरीद लेता है तो उसके पास 20 रुपया बचेगा। अब 20 रुपये का वह 4 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से X को खरीदेगा, तो कितना होगा? 5 चौक 20, 5 इकाई, यानी इधर कहीं 5 इकाई खरीद सकता है। यानी कि यहाँ जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो X की 5 कामा ये Y की 80 खरीद सकता है। ऐसे ही डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है जिसे कि उपभोक्ता अपने पूरे आय को खर्च करके खरीद सकता है, उस कॉम्बिनेशन वाले लाइन को क्या बोलते हैं? आपका प्राइस लाइन या बजट लाइन। ये यहाँ दिखाया हुआ है प्राइस लाइन कैसे है, गुड्स X को और गुड्स Y को। अब यहाँ जैसे 2-3 आपको पॉइंट दिखेगा जो H है,
तो एच जो कॉम्बिनेशन है, चूंकि ये एक प्रकार का उसका इनकम यहीं तक है, तो वह एच को नहीं खरीद सकता है, के को खरीद सकता है, लेकिन के को वो खरीदना नहीं चाहेगा क्योंकि इसके बाद इसके पास इनकम काफ़ी मात्रा में बचा रहेगा। तो वो इनकम को बचाना नहीं बल्कि पूरा खर्च करके उसको अपने संतुष्टि को अधिकतम करना है। तो ये बात भी समझना है, इसलिए जो भी कम उसका संतुलन का स्तर होगा इस लाइन पर ही कहीं ना कहीं होगा। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं। उपभोक्ता का जो संतुलन है वो कैसे होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड व्हेन ही इज ड्राइविंग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। जो भी संभव है उसके दायरे में है, उसका आय जो इतना है उसके हिसाब से जो उसको अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने वाला बिंदु होगा वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ऊपर हमने पढ़ा, एक इंडिफरेंस मैप पढ़ा जिसमें एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व दिखे आपको, और एक हमने पढ़ा प्राइस लाइन। इन दोनों को एक ही फिगर पे रखना है, कंबाइन करना है, तब हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। और इसके लिए कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। पहला है द प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, एक कंडीशन हो गया। दूसरा है इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये उन्नतोदर कर्व होना चाहिए जिससे कि हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो भी उसमें कमी आना चाहिए, शुड बी डिक्लाइन, ये भी हमारा ये इसी में इनबिल्ट है। तीसरा है द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, ये भी कंडीशन, यानी 3 कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाके आपका उपभोक्ता का संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। यदि ये तीनों संतुलन नहीं है तो उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त नहीं होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे प्राप्त होता है कि प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट। तो कैसे टेंजेंट है यहाँ पर, एक तो P से L तक जो आपका लाइन दिया हुआ है सीधा, वो क्या है, ये है आपका बजट लाइन, और बजट लाइन के ऊपर आपका इंडिफरेंस कर्व को सेट किया गया है। अब इसमें 4 इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2, IC3 और IC4। अब यदि उपभोक्ता का संतुलन देखना हो तो उपभोक्ता क्या करता है, अपने पॉसिबल बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक संतुष्टि किससे मिलेगी, IC4 कर्व पर इक्विलिब्रियम से। लेकिन इस पर इक्विलिब्रियम संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि जो बजट लाइन है उसका वो अलाउ करता है कि इसके दायरे के अंदर ही हो पाएगा, उसके अब बाहर आपकी आय नहीं है, इसको खरीद नहीं सकता। यानी IC कर्व 4 जो है इसके पॉइंट पे कहीं भी कोई भी सामान वह नहीं खरीद सकता है, उसका मनी इनकम अलाउ नहीं करता है। इसलिए वो क्या करेगा कि अब देखेगा कि जहाँ तक अलाउ करता है वहाँ देखें। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर A है IC2 पर, तो A पर भी वह खरीदारी कर सकता है, लेकिन फिर वही है कि वो अधिकतम संतुष्टि यहाँ पर नहीं प्राप्त कर पाएगा अपने इनकम से, कुछ इनकम उसको बच जाएगा। तो इसलिए वो इधर से और आगे बढ़ेगा और वो IC3 पर जाएगा, और IC3 के Q पॉइंट पे अब यहाँ पर कौन कौन हमारा जो उसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रहा है। पहला है कि प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व है, ये एक पहला हमने पढ़ा था। तो प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं Q पॉइंट पे, ये हमारा फुलफिल हो रहा है। दूसरा था क्या, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स, तो सभी इंडिफरेंस कर्व देख लीजिए कन्वेक्स है, ये भी हमारा फुलफिल हो रहा है। तीसरा हो गया हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व MRA शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। तो देखो अब प्राइस लाइन क्या होता है, स्लोप, प्राइस लाइन का भी स्लोप जो हमने ऊपर देखा बजट लाइन का, यदि इस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना हो तो हमको x की 1 इकाई मात्र बढ़ा देने से, यानी कि प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाई इधर जो हमारा कितना हमको कम किए जो इस पर खर्च किए थे, तो प्राइस ऑफ y हो जाएगा। तो ये हमारा बजट लाइन का स्लोप है। और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो हम लोगों ने पहले ही देखा कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है ऐसा, और यदि इस पॉइंट पे हमको इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालना हो तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि डेल्टा x के मात्रा के बराबर बढ़ाएंगे तो उससे हमारा इधर डेल्टा y के बराबर घटेगा। तो यानी कि MRX x डिवाइडेड बाय y, आगे हम लिखे हुए हैं, एक सेकेंड,
यहाँ MRS XY बराबर क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y दैट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x बटा के प्राइस ऑफ y। यानी कि यह जो है ये हिस्सा बता रहा है बजट लाइन का ढाल, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ये प्राइस इसका ढाल बता रहा है किसका, इंडिफरेंस कर्व का। और ये दोनों इस पॉइंट पे बराबर है, जो ऊपर आपने Q देखा Q पॉइंट पर बराबर है, Q पॉइंट पे दोनों का ढाल बराबर है। अब यहाँ एक जो पॉसिबिलिटी हम दिखा सकते हैं आपको कि यदि हमारा कर्व कुछ इस प्रकार रहता, इंडिफरेंस कर्व इस टाइप से रहता और इंडिफरेंस कर्व यदि कनकेव रह जाता, तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो हमने इक्वेशन पढ़ा, कंडीशन पढ़ा, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स। यहाँ पर भी टेंजेंट है लेकिन कन्वेक्स नहीं है, यानी कि जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है यहाँ घट नहीं रही है, वो बल्कि बढ़ती हुई जा रही है कि एक अतिरिक्त इकाई खरीदने के बाद हमको जो पीछे वाला दूसरी इकाई का मात्रा छोड़ना पड़ रहा है वो अधिक छोड़ना पड़ रहा है। तो आगे देखते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने देख लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होगा जहाँ की हमारा इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टच कर रहा है, टेंजेंट है, यहीं पे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटना भी है और ये कन्वेक्स भी है जो आईसी कर्व है, ये सभी कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब कुछ एक्सेप्शन है कि कई बार जो इंडिफरेंस कर्व अभी हम लोगों ने पढ़ा वैसा नहीं होता बल्कि उससे अलग भी हो सकता है, जैसे यहाँ पहला दिखाया गया है कनकेव इंडिफरेंस कर्व, यानी कि उन्नतोदर की जगह अवनतोदर हो गया है। ऐसा कब होता है, तटस्थता वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होना ऐसा तब होता है जब y वस्तु जिसे आप छोड़ रहे हो वह ऐसी वस्तु हो जिसे आप छुटकारा पाना चाहते हो। कि मान लीजिए हम x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हम इसको y हमारा छूट रहा है, तो हमारे पास x की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमको x की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही y की मात्रा घट रही है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा x प्राप्त करने के लिए हम y की अधिक मात्रा हमको छोड़ना पड़ रहा है, तो हमारी x की यूटिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं उसकी काफ़ी अधिक मात्रा में हमको यूटिलिटी घट रही है। तो हम यूटिलिटी क्यों घटाएंगे, कब घटाएंगे, ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में जिससे कि हमको यूज नहीं है। जैसे कि कोई चीज़ फैशन में था, एक समय आया हुआ था कि फैशन में था, अब उस समय फैशन में बहुत आपने यूज किया लेकिन अब आउट ऑफ फैशन हो गया तो हम उसको नहीं यूज करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ओल्ड मोबाइल ले लें, जो अभी हम लोग के घर में कभी नोकिया 400 तो कौन कौन आया था, और वो ढेर सारे जो फ़ोन है उसके बदले हम एक स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे, यानी हम एक्स की एक छोटी इकाई अतिरिक्त लेना पसंद करेंगे और इसके बदले में हम कई जो पुराने सामान हैं हम वो देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे केस में जिसे कि हम जिस वस्तु को हम छोड़ना चाहते हैं उस वस्तु के केस में हमारा जो तटस्थता वक्र होगा वह कन्वेक्स की जगह कनकेव होगा। एक एक्सेप्शन ये भी है कि सामान्य रूप से अनधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप या अंडाकार या वृत्ताकार भी हो सकता है। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग बिना उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए बढ़ाता जाए, या कह लीजिए कि उपयोगिता उसको नकारात्मक मिले तब भी यदि वह कंजम्पशन करता है, तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा वो वृत्ताकार होता चला जाएगा। इसको बोल्डिंग ने इससे बताया कि ऐसा होने की संभावना है। उदाहरण में हम ये फिगर में देख सकते हैं कि कोई भी उपभोक्ता यहाँ ये पॉइंट ए दिख रहा है और ये पॉइंट बी दिख रहा है, यानी कि यहाँ से यहीं के बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम x की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करते जाते हैं तो y की हमको थोड़ी इकाई छोड़ना पड़ता है, और यहाँ b पर जा कर के हम x के लिए पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि हम कंजम्पशन करते जाएं, यहाँ पर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0 हो जाएगा, और यहाँ से बाद भी यदि हम अधिक कंजम्पशन करते जाते हैं तो हमको x की नकारात्मक उपयोगिता मिलना शुरू हो जाएगी और वो इधर जाएगी। लेकिन y की जो हमारा उपयोगिता होगी वह सकारात्मक ही बने रहेगी, क्योंकि हम x को इस एक्सिस पे नाप रहे हैं और y को हम इस एक्सिस पे नाप रहे हैं। तो y की भी उपयोगिता
बढ़ते जाएगी, कहाँ तक बढ़ेगी, इस पॉइंट तक। अब इसके आगे भी अगर बढ़ गए तो x और y दोनों की उपयोगिता हमको नकारात्मक मिलेगी। ऐसे ही अगर इधर बढ़ें तो यहाँ पर y की उपयोगिता हमको यहाँ पर पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद नकारात्मक y की उपयोगिता मिलेगी इस पॉइंट से। y2 के बाद जो हम कंजम्पशन करेंगे वो हमारा पूर्ण संतुष्टि बिंदु यही है, लेकिन हम इसे और अधिक कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमको वो हानिकारक है उपभोग। फिर भी यदि हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारा इधर की तरफ मूवमेंट होगा, लेकिन x पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ से हम धीरे धीरे इधर इधर बढ़ रहे हैं। x की पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहाँ आएगी, x2 पे रहेगी। तो इस केस में यहाँ तक x पॉजिटिव रहेगा और y निगेटिव रहेगा। इसके बाद इधर दोनों वस्तुओं के उपभोग से व्यक्ति को नुकसान होगा और उपयोगिता की जगह अनुपयोगिता प्राप्त होगी, इसलिए कर्व ऐसा हो सकता है। ऐसे ही है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में भी जो है हमारा जो अनधिमान वक्र होता है वह सामान्य रूप से नहीं रहता है। फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द नेचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का होगा विथ ए कांस्टेंट स्लोप, उसका स्लोप स्थिर होगा। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट, वो 1 होगा। कभी और ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है कि यदि इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन में हो तो उसका MRX कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये जितना x की अतिरिक्त मात्रा लेता है, स्ट्रेट लाइन जब यदि हो जाता है, जितना x की अतिरिक्त मात्रा लेता है उतना ही y की छोड़ता है। तो जो डिवीजन हो जाएगा ऊपर का भी मान लीजिए 2 के बदले 2 प्राप्त किया तो ये दोनों का मिला के 1 हो जाएगा, इसीलिए MRS यहाँ पर 1 रहता है। इसको हम ग्राफ में देख सकते हैं कैसे बना है, 1 बना है। इस ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए कि टी और कॉफ़ी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए, पूर्ण सब्स्टिट्यूट, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। ऐसे केस में हम टी चाहे प्रयोग करें चाहे कॉफ़ी, यानी कि हम प्रतिस्थापित कर दें, हम चाय का प्रयोग नहीं करें बल्कि कॉफ़ी का प्रयोग करें पूर्ण रूप से, तो हम जो हमारा इंडिफरेंस कर्व ऐसे था वो ऐसे ना होकर के कर्व के आकार में जो था वो ऐसा ना होकर स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन में व्यक्ति यहाँ भी रह सकता है या पूरे टी का केवल कंजम्पशन कर सकता है या कॉफ़ी का कंजम्पशन कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कि पूरी तरह से वस्तु को इंटरचेंज कर सकता है। यूटिलिटी फॉर बोथ द गुड्स इज सेम, ऐसे समय में दोनों वस्तुओं का यूटिलिटी सेम हो जाएगा, चाहे हम कॉफ़ी का कंजम्पशन करें चाहे इसका। तो ऐसे तरीके में यानी कि जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के संदर्भ में जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कन्वेक्स नहीं होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है और यह एक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का अपवाद स्वरूप स्थिति है। ऐसे ही कम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी संदर्भ में कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स यूज टुगेदर और ज्वाइंटली, कोई ऐसी वस्तु जो दो वस्तु जिसको हम एक साथ प्रयोग करते हैं, एक साथ प्रयोग करेंगे तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री या पूरक वस्तुएं हिंदी में कहते हैं। जैसे घड़ी और बैटरी, घड़ी का प्रयोग हमारे लिए तभी यूजफुल होगा जब उसमें बैटरी भी हम खरीदें। ऐसे ही गाड़ी खरीदेंगे तो उसके साथ उसमें टायर भी खरीदना ही पड़ेगा, उसमें रहेगा। ऐसे ही बंदूक खरीदेंगे तो उसमें हमको गोली भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर दूसरे का यूज ही नहीं है। तो ऐसे केस में दोनों का यानी कि दोनों वस्तुओं की, यहाँ जो भी एग्जाम्पल लिया गया है उसमें देखिएगा दोनों वस्तुओं की कंजम्पशन एक साथ होना जरूरी है। जबकि इंडिफरेंस एनालिसिस, कर्व एनालिसिस में हम क्या बता रहे थे कि एक का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो दूसरे का घटाते जा रहा है, इसीलिए वो यूटिलिटी के समान स्तर पर बना रहा है। लेकिन यहाँ एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स के संदर्भ में आपका क्या हो जाएगा कि समान स्तर पे न बन के बल्कि वह दोनों वस्तुओं का कंजम्पशन एक साथ करेगा। सपोज ये ए पॉइंट पे था और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा, तो दोनों वस्तुओं के संदर्भ में इसका कंजम्पशन बढ़ा है। बी पॉइंट पे यदि हम देखें कि पहले के केस में यहाँ तक कंजम्पशन हो रहा था, यानी कि ओ मान लीजिए ओ है, ओ एक्स हो गया, ये ओ वाई हो गया। लेकिन यदि हम बंदूक खरीदे एक इकाई अतिरिक्त, एक अतिरिक्त बंदूक, तो यहाँ ये x1 हो गया और इसी तरीके से ये भी बढ़ जाएगा, OY1 हो गया। यानी कम्प्लीमेंट्री गुड्स के संदर्भ में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कैसा होता है, L टाइप का होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि L टाइप का इंडिफरेंस कर्व कब होता है, जब दो वस्तुएं परस्पर पूरक वस्तुएं हों, तो वहाँ पर इसको L टाइप कर्व, इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। तो हमको लगता है कि ये ढेर सारे एक्सेप्शन हमने पढ़े, इसके एजम्पशन पढ़े,
इंट्रोडक्शन पढ़े, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने लगभग इसमें पढ़ा। सो थैंक यू and please like, subscribe and comment this in this video link. If you have any problem, just comment, and if you have any suggestion, then also give me suggestion in the comment box, and I will improve in the next videos. So thank you.